हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सिम्प्लोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और हमारा इस सीरीज़ का मोटिव सिर्फ आपको करेक्ट आंसर्स बताना नहीं है, बल्कि उस कंसेप्ट को, उस स्ट्रेटजी को समझना है जिससे आप फ्यूचर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की बायलैटरल रिलेशनशिप्स, स्पेशली अपने पड़ोसी देशों के साथ, एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ही एक सवाल इंडिया भूटान रिलेशंस पर पूछा गया है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। Identify the incorrect statement regarding certain developments in the India-Bhutan relationship. पहला जो स्टेटमेंट बोलता है, भूटान इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द कोविशील्ड वैक्सीन। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। इंडिया ने अपने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत पहले कंसाइनमेंट्स दो देशों को एक साथ भेजे थे, भूटान और मालदीव्स। क्योंकि वैक्सीन दो देशों को एक ही दिन मिली, इसीलिए कोई भी द सोल फर्स्ट कंट्री नहीं कहला सकता। इसलिए ये कहना कि भूटान पहला देश नहीं था बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, भूटान रिसीव्स 80% ऑफ द ग्रांट्स सपोर्ट फ्रॉम इंडिया देन फ्रॉम इट्स डेवलपमेंटल पार्टनर्स। ये बिल्कुल सही है। इंडिया भूटान का सबसे बड़ा डेवलपमेंटल पार्टनर है और उसकी फाइनेंशियल एड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है। इंडिया इज द सोल इम्पोर्टर एंड बायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। काफ़ी सालों तक इंडिया ही भूटान का सरप्लस हाइड्रो पावर का इकलौता खरीदार था, लेकिन हाल ही में भूटान ने बांग्लादेश को भी बिजली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इंडिया के ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया अब सोल यानी इकलौता इंपोर्टर नहीं रहा। ऑप्शन 4, इंडिया इज भूटान्स मेन पार्टनर इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड्स। ये भी करेक्ट है। इंडिया भूटानीज ऑफिशियल्स और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इस क्वेश्चन ने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट का और हमने एनालाइज किया कि स्टेटमेंट 3 गलत है। सो जब भी आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज पे क्लोज अटेंशन टू सुपरलेटिव्स लाइक फर्स्ट, ओनली, नॉट और सोल। अक्सर एग्जामिनर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके करेक्ट फैक्ट्स को इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में बदल देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। साथी प्रोजेक्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन 1 बोलता है इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर स्कूल एजुकेशन सेक्टर। दिस इज करेक्ट। साथी, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने 2017 के अंदर लॉन्च किया और इसका एम था स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना। ऑप्शन 2 बोलता है 3 स्टेट्स सच एज राजस्थान, बिहार एंड उत्तर प्रदेश वर चोजन थ्रू द चैलेंज मेथड फॉर द साथी प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट्स स्टेट का नाम बता रहा है। यहाँ पर आपकी स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट हो रही है। स्टेट्स एक्चुअली चोजन फॉर द साथी प्रोजेक्ट वर झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Under the project, a system-wide diagnostic was carried out in all 3 states to identify roadblocks in achieving grade level competency for all students. दिस इज़ करेक्ट। प्रोजेक्ट का एक की फीचर था कि पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज completed इन 2020। और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। गवर्नमेंट स्कीम्स पर क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखें। हु, इसमें आ जाएगा आपका मिनिस्टर या बॉडी। व्हाट, ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हेन, लॉन्च ईयर क्या है। वेयर, टारगेट स्टेट्स या एरियाज क्या हैं। एंड वाई। ये फ्रेमवर्क आपको फैक्ट्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। अब डोमेस्टिक पॉलिसी से आगे बढ़ते हैं और इंडियन फेडरलिज्म के कोर टॉपिक फाइनेंस कमीशन पर चलते हैं। फाइनेंस कमीशन इंडियन फेडरलिज्म की नींव है। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिसाइड करती है। इसके रिकमेंडेशंस हमेशा एग्जाम के लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक होते हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उनका हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या था। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब समझते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि स्टेट्स के बीच आपस में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया और उनका वेटेज डिसाइड किया था, जिसमें पॉपुलेशन को 15%, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को इनको दिए थे 10%, इनकम को दिए थे
45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, एरिया को 15% और टैक्स एफर्ट को दिए थे 2.5%। इस तरह से पैसा डिवाइड होना था स्टेट्स के बीच में। अब इनको अगर मैच करने की बात आए तो पॉपुलेशन मैच होगा हमारा 15% के साथ, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, इनकम डिस्टेंस 45% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस 12.5%। अब अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो फर्स्ट का बी जो कि है यहाँ पे, सेकंड का ए, थर्ड का डी दिया है इस ऑप्शन में, और फोर्थ का सी दिया है इस ऑप्शन में। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम करेक्ट डेटा को क्वेश्चन पेपर में दिए गए ऑप्शन से मैच करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दिस मीन्स दैट द क्वेश्चन इन द ऑफिशियल पेपर इज़ फ्लॉट। सो इन एन एग्ज़ाम अगर आप सर्टेन हैं फैक्ट्स को लेके और कोई ऑप्शन मैच नहीं भी होता है तो वहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना है। जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो या तो उसको कैंसिल करता है या फिर उसके मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाते हैं। हमारी प्रिपरेशन के दौरान जो मैटर करता है वो है सही चीज़ को जानना। और मैचिंग क्वेश्चंस में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सबसे बेस्ट काम करता है। अगर आपको सिर्फ एक या दो करेक्ट पेयर्स भी पता है तो आप अक्सर गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें क्योंकि ऑप्शंस गलत हैं वो मेथड काम नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो चलिए अब इंडियन फेडरलिज्म से अमेरिकन फेडरलिज्म की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यूएसए जैसे मेजर डेमोक्रेसीज में फेडरलिज्म जैसे कंसेप्ट्स कैसे इवॉल्व हुए ये समझना आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन रेफरेंस ऑफ द अमेरिकन फेडरलिज्म, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. So dual फेडरलिज्म, इसे लेयर केक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्लियरली सेपरेटेड थे और इसका करेक्ट टाइम पीरियड था 1789 से 901। दैट मीन्स ऑप्शन सी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसे मार्बल केक फेडरलिज्म कहते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के न्यू डील के टाइम ये शुरू हुआ था, जहां फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर काम करना शुरू किया और इसका सही टाइम पीरियड था 1901 से लेकर 1960 तक, यानी कि ऑप्शन ए। फिर आता है क्रिएटिव फेडरलिज्म। ये प्रेसिडेंट जॉनसन की ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़ा है, जहां फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देना शुरू किया और इसका करेक्ट टाइम पीरियड हो जाएगा 1960 से 1968, दैट इज ऑप्शन बी। फिर आता है कंटेम्परेरी फेडरलिज्म। इसे न्यू फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां पावर्स को वापस स्टेट्स को देने पर फोकस किया गया और इसका टाइम पीरियड था 1970 से 1997, दैट मीन्स ऑप्शन डी। सो सी, ए, बी एंड डी जो कि है ऑप्शन 1। अब यहाँ पे एक टिप ये है कि जब भी आप पॉलिटिकल थ्योरीज या हिस्टोरिकल फेजेस पढ़ रहे हैं, एक सिंपल टाइमलाइन बना लीजिए। टाइमलाइन बनाने से सीक्वेंस और हर पीरियड के की फीचर्स याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एंड नाउ फॉर आवर फाइनल क्वेश्चन ऑन अ मेजर थिंकर, इमैनुअल वॉलरस्टीन। पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी में ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस थ्योरी की बात आती है तो इमैनुअल वॉलरस्टीन का नाम सबसे पहले आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एज पर इमैनुअल वॉलरस्टीन? मर्सेंडाइल कंसोलिडेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, एज ऑफ मास एक्यूमुलेशन। चलिए पहले अगर इनकी थ्योरी को एक सेंटेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड एज अ सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम डिवाइडेड इनटू कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी, जहाँ पे जो कोर है वो पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करती है। चलिए अब इन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। मर्सेंटाइल कंसोलिडेशन, ये वॉलरस्टीन के फ्रेमवर्क में फिट होता है। ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम की अर्ली स्टेज 16 से 18 सेंचुरी को डिस्क्राइब करता है। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ये भी फिट होता है रिप्रेजेंटिंग द 19th सेंचुरी फेस, जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने कोर कंट्रीज़ को और पावरफुल बनाया।
फिर आता है कंटेम्परेरी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ये 20 और 21st सेंचुरी के फेस को डिस्क्राइब करता है जिसे वॉलस्टीन ने एक्सटेंसिवली एनालाइज किया है। अब जो एज ऑफ मास एक्यूमुलेशन है, ये फ्रेज वॉलस्टीन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। In fact, the age of high mass consumption is the final stage in W. W. Rostow's stages of economic growth theory. So, इसका correct answer हो जाएगा option 4, age of mass accumulation, which is not part of 4 periods of evolution of world system as per Immanuel Wallerstein. तो लर्नर्स, ये था हमारा डीप डाइव एनालिसिस ऑफ 5 की क्वेश्चंस। हमने इंडिया भूटान रिलेशंस, साथ ही प्रोजेक्ट 15 फाइनेंशियल कमीशन, यूएस फेडरलिज्म और वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जैसे डाइवर्स टॉपिक को कवर किया। आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि कंसेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट हो रही हैं। सिंपल मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक्स को डीपली एनालाइज करना होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डू लेट अस नो अबाउट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज सिंप्लोजी, कीप लर्निंग।